तो गजेंद्र जी, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा कि कहाँ आपकी शिक्षा हुई, कैसा बचपन में पालन पोषण हुआ और आपने कहाँ कहाँ व्यवसाय किया। मेरा जन्म एक बहुत छोटे गांव जिसमें लगभग 40 किसानों के घर थे वहाँ हुआ। बड़ा रिमोट एरिया में गांव है, हालांकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 80 किलोमीटर होगा दिल्ली से, लेकिन गांव के लिए कोई रास्ता कुछ नहीं था। और हमारा गांव क्योंकि बहुत छोटा था, 40 परिवारों का गांव, तो गांव में स्कूल नहीं था। और तो हम पढ़ने के लिए पड़ोस के गांव में जाते थे प्राइमरी स्कूल के लिए। उसके बाद फिर हम लोग खुर्जा एक टाउन है उसमें जाके हाई स्कूल किया, वहीं से इंटरमीडिएट किया। मेरा जन्म क्योंकि सन 44 में हुआ था, जब तक आज़ादी नहीं हुई थी, तो पहला जो खेती का सिद्धांत था वही क्या, किसानों को तो मतलब ज़मींदार हमारे गांव में हुआ करता था, तो ज़मींदार के टाइम से और फिर पूरा एग्रीकल्चर बड़ा ट्रेडिशनल था, सब बैलों से खेती होती थी, बैलगाड़ी से चलते थे। तो हमारा जो ये टाउन है खुर्जा सिटी, मैं स्कूल हमारे गांव से 6 किलोमीटर पड़ता था और हम चौथी क्लास से वहाँ पढ़ने गए। तो मतलब ये समझ लीजिए 2 घंटे सुबह जाना, 2 घंटे आना, फिर बच्चे हैं तो खेलते भी रहते थे घर भी। तो ये समझ लीजिए उससे क्या हुआ कि हम फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए और फिर आके घर भी काम करना। तो पंतनगर जब यूनिवर्सिटी खुली, ये पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी इंडिया की, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय को कॉन्ट्रैक्ट दिया यूएसएआईडी ने इसको एस्टैब्लिश करने के लिए। तो फर्स्ट लैंड ग्रांट पैटर्न पे यूनिवर्सिटी थी। तो यहाँ ये प्रोग्राम था अर्न व्हाइल यू लर्न। उसको मैंने सुन के, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर का बच्चा था, जब ये था कि वहाँ पढ़ते हुए भी आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं, तो मैं वहाँ गया। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने पहले लाइब्रेरी में काम करना शुरू किया, जिससे बुक्स को रीसेल्व करता था मैं। पढ़ने वाले अपने टेबल्स पर छोड़ जाते थे, है ना। और फिर धीरे धीरे मैं ट्रैक्टर चलाना सीख गया। तो फिर मेरे को इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, ट्रैक्टर का मेंटेनेंस, उसका रोज़ाना इक्विपमेंट को धो देना, साफ़ कर देना, ये कर करके फिर मेरा जो है आवरली रेट जो है 6 आने से शुरू होके 1 रुपये तक हो गया, 1 रुपये घंटे। तो उसी से मैं अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल के तो मैं पंतनगर से ग्रेजुएट हुआ। और क्योंकि जब मैं गांव में था तो हमारे गांव में जंगली गाय और सांड और उनके बच्चे वो काफ़ी फसल में नुकसान करते थे, तो हम उनको अपने गांव से दूर भगा के ले जाते थे। तो छोड़ के आते थे 5-6 किलोमीटर अपने गांव, जो हमारी फसल में नुकसान न करे। तो उसमें क्या हुआ कि ये हर तीसरे चौथे दिन हो जाता था ये काम। तो मेरे को जो है इतनी प्रैक्टिस हो गई दौड़ने की। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जब देखा लोगों को, तो मैंने दौड़ते हुए देखा। तो मैं पड़ोस में जो बैठे थे साहब, उनसे पूछा कि भाई इतना ही तेज़ दौड़ते हैं? बोले कि हाँ। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं भी दौड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कि भाई यूनिवर्सिटी लेवल का स्पोर्ट्स कंपटीशन है, एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, तो उसमें कितनी बहुत तेज़ दौड़ते होंगे। तो मैं डर के मारे खड़ा ही नहीं हुआ था। उनका नहीं, ऐसे ही दौड़ते हैं। तो मैं अगले बार खड़ा हो गया और मैं 3 मील की दौड़ में फर्स्ट आ गया। मैं उस दिन से स्पोर्ट्समैन हो गया था। 3 बार मैंने ऑल इंडिया एथलेटिक मीट में पार्टिसिपेट किया। तो अब ये मैं कहूँगा कि ये मेरी बैकग्राउंड थी अपनी, रिमोट विलेज में रहने से, गरीब घर में पैदा होने से। ना तो जाड़ों में स्वेटर होता था, है ना जूते होते थे। तो गर्मी में भी अपना, जाड़े में ठंड लगी तो दौड़ लिए, गर्माई आ गई, हैं। और गर्मी में यदि रेत गर्म हो गया तो उसमें भी आपको दौड़ना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा देर पैर रख नहीं सकते हो। सैंड जो जब 45 सेल्सियस होता है तो साहब उस रेत का जो टेम्परेचर आपका 55 हो जाता है ना।
ये बाद में मैंने नापा, जब तो नहीं नापा था हैं? तो ये जो ब्रिंगिंग अप है उसका मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड लिया हमेशा, और उसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ मान करके मैं स्ट्रगल करता रहा। तो पंतनगर में मेहनत करने की आदत थी, गरीब घर से थे। तो फिर मेरा यूएस में रटगर्स यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए मुझे असिस्टेंटशिप मिल गई। तो मैं यूएस गया। एक अमेरिकन प्रोफेसर होते थे पंतनगर में, उन्होंने मुझे किराया दे दिया लोन पे, और मैं जब रटगर्स गया तो अपनी असिस्टेंटशिप से उनका हर महीने $100 लौटा के मैंने $660 जब किराया था वन वे, और वो किराया आज भी है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि एयर फेयर्स ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए। तो फिर मैं रटगर्स में रहा, वहाँ से मैंने मास्टर्स की। मास्टर्स में अच्छा रिकॉर्ड था, जीपीए भी अच्छा था, थीसिस अच्छी थी। तो मेरे जो प्रोफेसर थे मार्क सिंगली, उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू डू। मैंने कहा मैं तो पीएचडी करना चाहता हूँ। तो कि कहाँ करना चाहते हो? मैंने कहा कैलिफोर्निया। और मैं न्यू जर्सी में ईस्ट कोस्ट पे था, तो कैलिफोर्निया। तो वो इतने खुश थे मेरे से कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे, जो ग्रेजुएट एडवाइज़र कहलाते थे, एडमिशन हैंडल करते थे डिपार्टमेंट लेवल का, उनको सीधा फ़ोन किया और उनसे यही कहा कि आई हैव ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट विद मी एंड ही लाइक टू स्टडी विद यू और in your department, can you arrange something? So he immediately said yes, ask him to fill up the form, I'll mail it and let him fill up. So मेरे को साहब they also gave me good assistantship, तो मैंने डेविस में जाके ज्वाइन किया। हुआ क्या कि मैं वहाँ जाके पीएचडी में ऑरेंज हार्वेस्टर पे काम कर रहा था, डिजाइनिंग। और वो आपका मैकेनिकल की प्रॉब्लम थी, वी वर डिजाइनिंग ए वाइब्रेटरी सिस्टम। अब आप देखते हैं ना कि जैसे ऑरेंज तो नीचे लटक रहा है, तो ग्रेविटी से तो नीचे जा रहा है, तो वाइब्रेशन से हमें मल्टी डायमेंशनल वाइब्रेशन ऐसा जनरेट करना है कि ग्रेविटी नीचे को पुल करे और आप उसको ऊपर को पुल करें, तो ये सेपरेशन फोर्स एक जो है क्रिएट हो, जिससे, क्योंकि ऑरेंज जो है बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होता है स्टेम से, वो क्लिपर से काटना पड़ता है, वो ऐसे नहीं गिरता, सड़ जाता जब ही गिरता है, वैसे नहीं गिरता। तो जब मैं ये करने लगा तो मेरे एक दोस्त ने काफ़ी काम कर लिया, मेरा पीएचडी थीसिस वर्क पूरा हो गया। आई हैव नॉट रिटन इट बट डाटा एंड एवरीथिंग वाज देयर। तो मेरे एक दोस्त ने पूछा कि भाई आप बड़े देशभक्त बनते हो, तो आप तो ऑरेंज हार्वेस्टर का इंडिया में क्या करोगे? तो ये सवाल मेरे को बिल्कुल खटक गया, मैं कुछ नहीं जवाब दे पाया और रात भर नहीं सोया। तो मैंने ये तय कर लिया कि मैं ऑरेंज हार्वेस्टर पे अपनी पीएचडी थीसिस नहीं लिखूंगा। तो उसके बाद मैंने प्रोफेसर साहब से कहा, वो बहुत नाराज़ हुए कि भाई सनकिस्ट जो ऑरेंज की बहुत बड़ी कंपनी, आप जानते होंगे दुनिया भर में ऑरेंज जूस फेंकते हैं, वो मेरे को असिस्टेंटशिप देते थे। ऑरेंज काउंटी में उनके ऑर्चर्ड थे लॉस एंजल्स के पास और रिवर साइड के बीच में, वहाँ से ऑरेंज आते थे, मैं टेस्ट करता था। मैंने मना कर दिया, उन्होंने कहा हम असिस्टेंटशिप बंद कर देंगे। मैंने कहा हाँ ये तो एक्सपेक्टेड है, आप बंद करेंगे। उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा क्या करूँगा, तो मैंने कहा कि मैं एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन जो है, किसान खेती में कैसे इन्वेस्ट करता है, किस बेसिस पे वो अपना डिसाइड करता है कि मैं कोई दूसरा औजार ख़रीदूँ या ट्रैक्टर ख़रीदूँ या ट्यूबवेल लगाऊँ, किस हिसाब से, मैं इस तरह का कुछ, क्योंकि किसान का बेटा हूँ, वो पढ़ना चाहता हूँ। तो ये टॉपिक तो लोगों को पसंद आया, लेकिन ये कहें इसके लिए पैसे कोई नहीं देने वाला। तो उन्होंने फिर बताया कि एक प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड में, प्रोफेसर ब्रूस जॉनस्टन, उन दिनों वो प्रेसिडेंट निक्सन के एडवाइज़र हुआ करते थे उन एग्रीकल्चरल पॉलिसी। तो मेरे जो कैलिफोर्निया में प्रोफेसर थे डेविस में, उन्होंने मेरे को उनके पास भेजा, उनसे अपॉइंटमेंट दिलाया। और तो मैं एक छोटा प्रपोज़ल लेके गया, उनसे मिला, उन्होंने प्रपोज़ल सुना, वो बहुत खुश हुए। तो जितना पैसा मैंने मांगा था उससे ज़्यादा उन्होंने दिया। उन्होंने अपनी ट्रैवल का भी ऐड किया कि दे विल लाइक टू कम एंड विजिट।
तो फिर मैं इंडिया आया और मैंने यहाँ 1.25 साल के लगभग फील्ड वर्क किया, किसानों से बातें की, उनके मैंने 7 गांव में बहुत सारे किसानों के इंटरव्यू लिए और उनका रोज़ाना की एक्टिविटी में रिकॉर्ड करता था और उनसे ये पूछा कि अब आपने ये क्यों किया, आपने थ्रेशर क्यों लिया, आपने 5 हॉर्स पावर का ट्यूबवेल क्यों लगाया, आपने ये ट्रैक्टर 35 हॉर्स पावर का ही क्यों लिया, 40-50 का क्यों नहीं लिया या 22 का क्यों नहीं लिया। तो ये सब सवालों के जवाब में ढूंढता रहता था। उसके बाद मैंने अपनी डाटा जो कलेक्ट किया था वापस गया डेविस में और वहाँ जाके वो एनालाइज करके थीसिस लिखी। तो मुझे बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया गया वर्क। एक बुक लिखी गई स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। तो मेरा थीसिस का एक चैप्टर बना के उस बुक में आया। वही प्रोफेसर ब्रूस जॉनस्टन जो स्टैनफोर्ड में थे, प्रेसिडेंट निक्सन के एडवाइज़र, उन्होंने बुक लिखी थी, उसमें एक चैप्टर। तो पीएचडी करने के बाद फिर मैं यहाँ आ गया और क्योंकि मेरे को आना ही था, हालांकि जॉब मुझे बहुत अच्छी मिली वहाँ, लेकिन इरादा मेरा यही था। तो मैं वापस पंतनगर से ही पढ़ के गया था। तो पंतनगर ही आके मैं एसोसिएट प्रोफेसर मेरे को डायरेक्टली दिया गया। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन जिसको फ्रेश पीएचडी को डायरेक्टली एसोसिएट प्रोफेसर दिया यहाँ। और लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर का था और जब मैं यहाँ फील्ड रिसर्च करने आया था तो मेरे को असिस्टेंटशिप वही मिलती थी जो मेरे को कैलिफोर्निया में मिलती थी। तो वो बहुत ज़्यादा थी, वो $305 उस ज़माने में होती थी। उसको यदि आप कन्वर्ट करें तो जो यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी है उससे ज़्यादा तनख्वाह वो बैठती थी। जो यहाँ का सेक्रेटरीज होते हैं उनका जो सबसे बड़ा कैबिनेट सेक्रेटरी। तो मैं पिताजी की बहुत मदद करता था, तो उनको आदत वो हो गई कि बेटा अच्छा कमाता है। और जब मैं यहाँ पंतनगर में नौकरी करने आया तो जब स्केल तो 750-1250 रुपये का एसोसिएट प्रोफेसर का स्केल था। मेरे को उन्होंने 2 इंक्रीमेंट भी दिए, लेकिन उसमें से बचता कुछ नहीं था, है ना। हालांकि साइकिल से जाते थे ऑफिस, हैं। और फिर मेरे को ये लगा कि अब मेरे को शायद कहीं और देख लेना चाहिए। रहूँगा तो मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो फॉर्चुनेटली बैंकॉक में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नई इंस्टीट्यूट थी, ओरिजिनली 59 में शुरू हुई एज ए सीटो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और बेसिक एम्फेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, सिविल इंजीनियरिंग पे। लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ी सी ग्रो हुई और 1975 में मैंने जब अप्लाई किया फरवरी में, तब उन्होंने नया डिवीज़न शुरू किया, सिस्टम्स इंजीनियरिंग। MIT के प्रोफेसर होते थे फॉरेस्टर। तो प्रोफेसर फॉरेस्टर ने एक किताब लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टम्स। मेरे को सिस्टम्स के लिए हायर किया गया। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैंने कभी सिस्टम्स पढ़ा नहीं, क्योंकि कहीं पढ़ाया नहीं जाता था। MIT में 74 में शुरू हुआ, तो ये नया सब्जेक्ट था। पहले शायद मिलिट्री में ये अप्रोच शुरू हुई थी। जब मैंने अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मेरे जो प्रोफेसर कैलिफोर्निया में थे, प्रोफेसर बिल चांसलर, मैंने उनसे पूछा कि मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ ऐसे ही, व्हाट विल बी योर आइडिया, क्योंकि उन्होंने मुझे इनकरेज किया था कि आप अप्लाई करो। उन्होंने बताया कि मेरा कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जब मैं बैचलर डिग्री की थी तो मेरा जो मेजर था इलेक्टिव्स वो सॉयल एंड वाटर इंजीनियरिंग कहलाते, इरिगेशन और ड्रेनेज से काम था। जब मैंने मास्टर्स की तो मेरा वो प्रोसेसिंग में काम था, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग का। और जब मैंने PhD का काम किया तो पहले तो प्योर मशीनरी था, मैकेनिकल, ऑरेंज हार्वेस्टर का, और बाद में वो सोशो इकोनॉमिक्स मैकेनाइजेशन का हो गया है। तो बोले कि तुम ही ऐसे कैंडिडेट शायद बैच उस ग्रुप में थे जिस पे इतनी वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड हो। अब आप जानते हैं सिस्टम में तो इतने कंपोनेंट्स होते हैं, सब सिस्टम्स होते हैं जिससे सिस्टम बनता है। किसी और कैंडिडेट की शायद इतनी वैरायटी बैकग्राउंड में नहीं रही होगी, हैं। मतलब दैट वाज हिज एक्सप्लेनेशन एंड आई वाज टोल्ड व्हेन आई जॉइंड, उन्होंने कहा दैट वाज द रीजन बिकॉज यू हैड सच ए वेरिड बैकग्राउंड एंड इन एवरी फील्ड यू अचीव्ड गुड मार्क्स, है ना।
तो फिर मैं वहाँ रहा। तो देर वाज, अब ज्वाइन किया एज ए सिस्टम्स इंजीनियरिंग, बट आई एम एन एग्रीकल्चरल इंजीनियर। तो मैंने 2 साल काम किया। आई मेड ए रिक्वेस्टेड ए इंस्टीट्यूट टू अपॉइंट ए कमेटी ऑन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जिसमें सब सिविल इंजीनियर्स थे जो थोड़ा बहुत रिलेटेड काम करते थे, और एक एनर्जी के थे, फिजिक्स बैकग्राउंड के। तो उनकी कमेटी बना के आई स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। मेरे को 2 साल लगे, तो इंस्टीट्यूट ने एक नया डिवीज़न खोल दिया, एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग, और उसमें एक प्रोफेसर थे डेनमार्क के जो सॉइल साइंस के थे प्रोफेसर, एक इंग्लैंड के एसोसिएट प्रोफेसर थे फिजिक्स के, एनर्जी के, और 2 लोग और थे, लेकिन मैं खाली असिस्टेंट प्रोफेसर था। उन्होंने मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया। फिर अब मैंने उसे बड़ा चैलेंज करके लिया, तो 6 साल के अंदर ये डिपार्टमेंट बना 77 में, 75 में मैंने ज्वाइन किया। तो 6 साल के अंदर बाय 83 मैंने उसको सबसे बड़ा डिवीज़न बना दिया। तो लार्जेस्ट एनरोलमेंट मेरे पास 171 मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स थे, 20 प्रोफेसर्स, एंड वी हैड रफली $2 million ऑफ एक्सटर्नल फंड्स, रिसर्च ग्रांट्स। जब मेरे को ये 5 साल में हो गया था ऑलमोस्ट, तो 6 साल के बाद मैंने नए प्रेसिडेंट आए। सो ही वाज कंसिडरिंग के जो बहुत सालों से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, हम उनको डिवीज़न चेयरमैन कहते थे, डिवीजन्स थे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट। तो ही वांटेड टू चेंज दोज एंड ब्रिंग द न्यू थिंकिंग इन द लीडरशिप। So he has gone to everybody and I was the youngest chairman, क्योंकि मैं तो तभी असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर हो गया था वैसे। तो he came to me and he asked me कि how can we do that। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि I don't want to be chairman anymore. I have been 6 years and I'm running out of ideas, and I think we have achieved from zero to the biggest department. So and I think, and it is going to be tough to stay on the top. So let somebody else bring new ideas. And he was very surprised because everybody wants to continue as a boss, and आपकी request ये है कि you should be relieved of it. So then he said, if you want to be relieved, you have to tell me a system how I can get rid of the others. So I developed a system कि आप chairmanship में rotation कर दीजिए. Give you a shorter period of 2 years first, and if he is doing well, give him another 2 years, like that. So I developed a, we call it PNP statement, है ना, procedures का होता है. So then I took a sabbatical and I went to Rutgers University on sabbatical. It was very interesting that Rutgers, when I joined, within a few weeks they started asking me that why don't you join here as a regular faculty. So they appointed me associate professor research, and then they said we want to process your case, research grant kuch di. So I started working on a drip irrigation, and then luckily my results were so good that I broke all the New Jersey records in production of tomatoes. जो इतना स्टेट रिकॉर्ड थे, फार्मर के जितने भी रिकॉर्ड थे, I broke them because I applied water through the tubes and also the fertilizer, nutrient also soluble fertilizer. तो yield बहुत high आई. तो then they said that we want to give you tenure. तो मेरे को अगले साल उन्होंने tenure process कर, तो I became got a tenure. Now question, and then also the department said we want to make you the head of department. Interestingly, when this development was taking place, AIT बैंकॉक जहाँ से मैं छुट्टी पे था, वहाँ मेरे को 1.5 साल हो चुका था छुट्टी पे. मैं नवंबर 84 में गया था वहाँ, और ये जब बात आई तो एंड आई रिटर्न इन अगस्त 86 लौटा था. तो इन द बिगिनिंग ऑफ 86 मेरे को यहाँ से प्रेसिडेंट का फ़ोन गया बैंकॉक से कि एकेडमिक सेनेट यूनानिमसली हैज़ voted
for you to be the next vice president. Now, I was very happy, but very much puzzled that I'm away for a year and a half. तो पीछे तो लोग बुराई करने के बजाय ये उल्टा क्या हो रहा है. So then because of that kind of recognition, फिर मैं AIT को नो नहीं कह पाया. तो मैंने टाइम तो मांगा कि गिव मी सम टाइम, आई विल टेल यू व्हेन आई कैन जॉइन. बट देन रटगर्स को ये कहना, नया नया जब भी टेन्योर मिला तो कि भाई मैं तो नहीं रहूँगा, तो उन्होंने हेड के लिए भी मेरा प्रोसेस करना शुरू कर दिया. बट आई did lot of thinking कि भाई ultimately my always objective was to work in the developing countries. And AIT I liked very much because it gave me opportunity to create my own field, subject area, and really I was rewarded. And now they giving you this kind of recognition. तो मैंने decide कर लिया, so I went back to. But Rutgers then gave me a leave, that if you change your mind, you can come back. I didn't go for a year. Then they extended another year, and I had worked there only 1.5 years, है ना, Rutgers में. पर उनको मेरे को 2 साल की छुट्टी दी. After 2 years, they said that now university administration, the provost doesn't agree to extend your leave because you did not even work 2 years, and how can we give you leave more than so because whatever the rules are. And also, so I stayed at AIT and I joined as a vice president. And from then my objective was to broaden AIT. I expanded the doctoral program in a big way. We had concentrating on masters before, a PhD program बहुत बढ़ाया. And then I wanted to bring management. So I worked on to create a school of management. University of California, Berkeley के साथ कोलैबोरेट करके, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस का ग्रेजुएट था, तो बर्कली से थोड़ा संबंध हो गए थे. तो बर्कली को मिला के भी ऑफर्ड ये जो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, MDPs, 2 MDP उनसे करवाए बर्कली वालों से. So then we had a brainstorming session inviting a lot of management professors, experts from many countries, including IIM अहमदाबाद से थे, IIM लखनऊ उनसे बुलाए थे, और many countries, जापान के भी थे, फ्रांस के थे. So then we started that one. Then biotechnology was a new word those days. So I thought we should also start biotechnology. So I became a chairman of a committee to start biotechnology. So we started biotechnology also. Then when I was doing all this, Balram Jhakar used to be the speaker of the Lok Sabha here. And there is an international parliamentarians union, and he was the president of that, and he went to Bangkok. He had a dinner with the ambassador, and I was also invited. Luckily, I was also very closely working with the embassy. Whenever dignitaries came, I'll help them. Also, they will like to come to AIT to see, and not only AIT, I'll show them around the countryside also. So Balram Jhakar ji asked me, Gajendra Singh, why don't you come back to India and work, serve your own motherland? I said, sir, I will do it, but not when you people invite, because I don't want to come on a political appointment. क्योंकि आपका tenure तो fixed है नहीं, है ना? We never know जब कब आपकी government बदल जाए, है? So I will come whenever there is a good position, advertise, I'll compete. And so what happened is, then I met Rajiv Gandhi ji and Sonia ji. They also said the same thing in a reception in a hotel. Narsingh Rao ji said the same thing, but I refused every time. I said, when I will be up. So then this position of Deputy Director General of Engineering in ICAR was advertised. And I had come here to attend one of the meetings, and I learned about it. So I talked to my seniors here, and they said, this is a good position, you should apply. I applied. I came and I appeared in the interview.
and fortunately I was selected. So then I came to India in 94 December to serve as a Deputy Director General in ICR. And the DG that time, Dr. Paroda, has seen my work at AIT Bangkok because he was working in FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations in Bangkok. So when I joined, he assigned me the task of introducing computerization in the ICR system. Now 94 was relatively new, the computers were just coming in, and as a matter of fact email was not here hardly anywhere in India except few like IITs and only few places. So when I came, ICR was completely computer illiterate, so I took the challenge of introducing computers. And not only that, bringing all state agriculture universities and ICR institutes in a network. So first time I installed 16 VSATs in remote areas, wherever there was a telephone connection, we did that. And then this became so popular that we spent a lot of money. I think the first purchase was 11 crores of rupees of computers. Distributing to universities, creating a one room, 4 by 4 meter room and put air conditioners to keep the dust and humidity out. So creating computer cells in all these places and connecting them in a network. And then I designed number of systems, like one was personnel system to just put a brief biodata for all the people. Financial system also was developed by my colleagues in finance, but I guided them. The personnel system was so useful. The previously Director General used to make committees based on hearsay. He will say, Professor Sharma, okay, who are the good people in horticulture? So the Deputy Director General of Horticulture will mention his friends or whom he is familiar with. It was not based on the true achievements of the people. It was the impressions you have about people or relations you have with the people. When I created this personnel system, so everybody was asked to put keywords for specialization, your expertise. And then when you need you need a person on certain disease control, so you put that one. Then only those names will appear who have worked in that area, and then within those, the Director General was able to select the right people. Previously, we were selecting people who hardly knew the subject. So this made a lot of changes. And but interesting thing is that then I was on leave from AIT. I had come here only for 1 year leave. So AIT kept on reminding me. So they gave me leave, and having been a vice president, I was the one and vice president provost, I framed the rules for faculty. And 1 year was the maximum on sabbatic on leave. But my president was very happy in a sense that I said, I'm serving a developing country, my own country. And I think objective of all scientists is to help the development process. So, but he said, but there is a limit against 1 year, and then he allowed me 3 years. But then I had to decide whether I stay here or go back. I thought I could already make a big impact. I started computerization in a big way. As a matter of fact, ICR was much ahead of CSIR and other organization computerization when I did that. And then I started IPR, intellectual property thing also in ICR, created additional assistant director general position in both fields. Scientific position in computer applications, I created 67 positions at a scientist cadre, while the restriction from Ministry of Finance was you can adjust the existing positions, but we will not give you any extra positions. It was very difficult to kind of snatching away from other people and getting this number. But anyway, we succeeded. So then I thought I had done what is needed, and I could continue to do it,
but I was missing my doctoral students. Those who used to challenge me. I used to challenge them, but I think they used to challenge me even more. So, and I did a lot of thinking. I thought that professorship is probably the best profession. And here I was a research manager, and as a research manager, I was getting rusted as a researcher, okay? Because I was not doing myself, I was managing, but not involved in actual research. But I thought I still had energy, enthusiasm to go back to teaching and research. So I went to AIT. But one thing I realized here was that I want to get more into skill development, training. So in addition to a professor, I started a new extension wing in AIT. So I became the first dean of AIT extension, in which we offered a lot of short-term training courses, 1 week, 2 week, 1 month, in many fields for whole Asia. So I thought AIT could make more impact. भारत ने ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए जो भूखमरी थी, गरीबी थी, जो खाने के लिए पैसा, खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, वो एक बहुत उसमें काफ़ी सफलता प्राप्त की। तो क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की, कि उसके क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, क्या पॉलिसीज़ उसमें इस्तेमाल की गवर्नमेंट ने, जिससे कि भारत को इतना ज़्यादा समृद्धि मिली? जब मैं पंतनगर पढ़ता था, 62 से 66 तक मैं वहाँ था, तो 65 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, तो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सभी से शायद ये अनुरोध किया था कि आप हफ्ते में 1 बार का खाना न खाएं। तो हम हॉस्टल में रहते थे, तो उससे हम लोगों को अंदाज़ा लगा कि अन्न की कितनी कमी है। और ये बात मैं 65 की बता रहा हूँ। तो उस टाइम ये हाल था कि फिर भूखमरी और बढ़ती चली गई थी। वैसे देश लड़ाई में बहुत खर्चा हुआ होगा। उसके बाद तभी हम, क्योंकि पंतनगर पढ़ते थे और ये इंडिया की सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, तो नए जो सीड थे मैक्सिको से लाए गए गेहूं के, लरमा रोहो, ये ड्वार्फ वैरायटीज़ होती हैं गेहूं की, और उनकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो सीड जो है पंतनगर में मल्टीप्लाई किए जा रहे थे उसी टाइम। इन सीड को लाने में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट का था, कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। डॉक्टर सी सुब्रमण्यम उन दिनों एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और एक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी जो थे, वो भी साउथ इंडियन ही थे, लेकिन मेरे को नाम याद नहीं है। इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमको ये जो सीड है लार्ज क्वांटिटीज़ में इंपोर्ट करना है। तो इन्होंने मैक्सिको में एक इंस्टीट्यूट है सिमिट, जो व्हीट और मेज इम्प्रूवमेंट सेंटर कहलाता है, वहाँ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग काम करते थे। तो वहाँ से बहुत लार्ज क्वांटिटी में सीड पॉलिटिकल विल पे वो मंगाया गया। यहाँ साइंटिस्ट को ये चैलेंज दिया गया कि भाई आप इनको टेस्ट करके और इनको मल्टीप्लाई करिए जो सूटेबल हो हमारे लिए। तो यहाँ IRI, पूसा, पंतनगर, लुधियाना, कई जो नॉर्थ में यूनिवर्सिटीज़ थीं, इनमें ये सीड मल्टीप्लाई किए गए। पंतनगर में हमारे बहुत ही एक डायनेमिक वाइस चांसलर थे, डॉक्टर ध्यानपाल सिंह, जो IAS थे लेकिन एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे ट्रेनिंग से।
तो उन्होंने जो है वहाँ पंतनगर में शुरू किया तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और उसमें क्योंकि पंतनगर फार्म ही खुद 16,000 एकड़ का था और उसके साथ उन्होंने तराई में बड़े बड़े फार्मर थे, तो उन्होंने जो है सीड मल्टीप्लिकेशन का काम जो है फार्म पे कराया और फार्मर से भी कराया अंडर द सुपरविजन ऑफ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी, क्योंकि फैकल्टी में तो एग्रोनॉमिस्ट भी, सॉयल साइंटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सीड एक्सपर्ट्स सभी थे, और वहाँ बहुत बड़े बड़े स्टोरेज बिन, सीड ट्रीटमेंट प्लांट, सीड प्रोसेसिंग प्लांट और स्टोरेज फैसिलिटीज़ उन्होंने क्रिएट की गई। तो ये जो है जब सीड्स बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई किए गए, तो मैं पहला सीड अपने गांव में 65 के एंड में नवंबर में लेके आया था, और वो सीड से जब हमने गांव में बोया 3 गुनी पैदावार हुई। तो इस तरह से हुआ क्या कि ये सीड जैसे ही स्प्रेड आउट हुए, इनके 3 रिक्वायरमेंट थे। सबसे पहले तो ये है कि यदि किसी चीज़ को आपको पैदावार बढ़ानी है तो उसको आपका न्यूट्रिशन भी बढ़ाना पड़ेगा, उसका इनटेक है। जैसे हमारा खाना है, पौधे के लिए न्यूट्रिएंट्स जो भी उनके हैं वो चाहिएगा। न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए, न्यूट्रिएंट्स थ्रू वाटर लेता है पानी पौधा, है ना, तो इसलिए आपको पानी का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है? तो आपको अच्छा सीड हो लेकिन पानी नहीं होगा तो आप उसका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब ये नए सीड आए तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है, अच्छा, न्यूट्रिशन के लिए आपको एडिशनल खाद चाहिए, है ना। तो 3 चीज़ हो गई ना, सीड, खाद और पानी। तो इसके लिए एकदम से इरिगेशन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ा। अब क्योंकि वेस्टर्न यूपी, पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब, यहीं पानी के अच्छे साधन थे, नहर कैनाल सिस्टम बहुत अच्छा था और ग्राउंड वाटर भी बहुत अच्छा था। तो कैनाल सिस्टम तो सफिशिएंट नहीं हुआ तो लोगों ने ट्यूबवेल लगाए, और ट्यूबवेल लगा के ग्राउंड वाटर को पंप करके इरिगेशन का रिक्वायरमेंट, क्योंकि पहले जो हम गेहूं बोते थे उसमें 2 या 3 पानी लगाते थे पूरी फसल में, लेकिन इन नए गेहूं के बीज के लिए हमें 5, 6, 7, 8 तक पानी की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। तो हमारा फिर जो है इरिगेशन का, ग्राउंड वाटर पंपिंग का स्कोप बहुत तेज़ी से बढ़ा, बहुत ज़रूरत पड़ी। तो किसानों ने ट्यूबवेल लगाए, 5 हॉर्स पावर के, 7.5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर की मोटर लगाई। जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ डीजल इंजन इस्तेमाल किए, और उन्हीं मोटर और इंजन पे उन्होंने, अब क्योंकि फसल ज़्यादा होने लगी तो ज़्यादा फसल को थ्रेश करने के लिए उन्हें थ्रेशर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पहले तो बैलों को घुमा घुमा के ट्रैम्पलिंग से, है ना, दाएं चलाना कहते हैं, वो चलाते थे, तो वो तो लिमिटेड क्वांटिटी कर पाते थे, तो वो नहीं कर पाते थे, तो थ्रेशर्स आए। अब इसका इतनी तेज़ी से बढ़ा के हम 72, 73 में ये समझ लीजिए कि हमारा काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट पूरा होने लगा था, है ना। नहीं तो हम 65 में जबकि बात कर रहे हैं, 66 में, 67 में हम जो शिप टू माउथ थे, भाई बॉम्बे में शिप आएगा तो वेस्टर्न इंडिया को और नॉर्थ को मिल जाएगा, कैलकाटा आएगा तो ईस्टर्न को मिल जाएगा, चेन्नई में आएगा, मद्रास में तो साउथ को मिल जाएगा, मतलब ऐसी हालत थी। लेकिन जब से ये शुरू हुआ तो हमारी काफ़ी सिचुएशन अच्छी हो गई। अब इसमें क्योंकि लिमिटेशन ये थी कि आपको पानी का इंतज़ाम, और वो भी एश्योर्ड इरिगेशन का ये है कि जब आपको ज़रूरत हो उस टाइम पानी मिले, तो उसमें ये गेहूं और धान, तभी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी नई धान की वैरायटी निकली, वो भी ड्वार्फ थी, कम हाइट वाली, और ग्रेन यील्ड उनकी भी ज़्यादा थी। तो ये भी पंतनगर में बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई की गई। तो पंतनगर ने 2 चीज़ों पे ही ज़्यादा जोर दिया, गेहूं का बीज और धान के बीज पे। ऐसे ही लुधियाना और IRI पूसा, इन्होंने भी। तो ये क्योंकि पानी के साधन हर जगह नहीं थे, तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है नॉर्थ इंडिया में ही, इस जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी बेसिकली वहाँ तक लिमिटेड रह गई।
हालांकि पानी की कमी नहीं थी ईस्टर्न यूपी या बिहार में या पार्ट ऑफ आसाम और बंगाल में, लेकिन वो सिंचाई के साधन नहीं बन पाए थे, तो वहाँ ये नहीं फैली थी उस टाइम। तो ये तो कहा गया कि भाई ग्रीन रिवोल्यूशन जो है खाली नॉर्थ इंडिया की शुरू में रह गई, लेकिन अब धीरे धीरे वो सब जगह फैल गई। तो अब क्योंकि पैदावार बढ़ी, पैदावार बढ़ने के साथ साथ गवर्नमेंट की दूसरी पॉलिसी जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल रही है, जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है, वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो उन्होंने जो है 68 में ही गेहूं की मिनिमम प्राइस जो है फिक्स कर दी कि इतने पे गवर्नमेंट आपका प्रोक्योर करेगी। तो उससे किसान को ये हो गया कि भाई आपको अपने गेहूं की इतनी कीमत तो मिलेगी ही, तो उस हिसाब से वो खाद भी लगा सकता है, पानी में भी बिजली का या डीजल का जो खर्चा है करेगा। और ये पहले क्या होता था कि जब फसल आती थी तो कीमत एकदम से बहुत नीचे चली जाती थी, और दो महीने बाद आड़तियों ने वो खरीद ली, वो धीरे धीरे प्राइस बढ़ती चली जाती थी। तो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत था और किसान को प्राइस बहुत कम मिलती थी। तो इस एश्योर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस से किसान को अच्छी कीमत मिलने लगी, तो वो इन्वेस्ट करने लगा। तो वो नया सीड भी लाएगा, खाद भी लगाएगा, पानी का इंतज़ाम भी करेगा, और उसे कोई मशीन भी चाहिए तो जैसी उसकी गुंजाइश है वो मशीनरी भी खरीदते रहे। फिर जब ये बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि जैसे बहुत छोटा किसान है वो तो हर मशीन खरीद नहीं सकता, तो वहाँ में ये रेंटिंग पे शुरू हो गया, कस्टम हायरिंग शुरू हो गया। जैसे आपके पास ट्रैक्टर है तो आप ट्रैक्टर को इकोनॉमिक होने के लिए तो हम कहते हैं भाई 800 से 1000 घंटे साल में इस्तेमाल होना चाहिए, जब आपका इकोनॉमिक्स वर्कआउट होता है ना। और यदि आप कम करेंगे तो आपका नुकसान में चल रहा है। तो क्या किया इन लोगों ने कि जो पहले बड़े ज़मींदार थे वो तो किसी को नहीं देते थे, क्योंकि उनका स्टेटस की बात थी कि वो किसी का और खेत क्यों जोतेंगे। हालांकि उनके पास ऑपरेटर होते थे, ड्राइवर होते थे, फिर भी वो अपना नहीं देते थे। लेकिन जब पैदावार ये बढ़ी तो बीच वाले किसानों ने भी ट्रैक्टर खरीदने शुरू कर दिए, और उन्होंने दूसरे लोगों को रेंट पे देने शुरू कर दिए। तो इससे फिर छोटे किसानों को भी ये मदद मिलने लगी। ट्यूबवेल जिस पे है वो अपना पानी बेचना शुरू कर दिया, चाहे तो शुरू में बिजली के ही चार्जेज लो या जो भी है, घंटे के हिसाब से लो, बीघे के हिसाब से लो, जो भी है। तो ये जो कस्टम हायरिंग और रेंटिंग सर्विसेज हैं ये बहुत तेज़ी से शुरू हो गई, और आज उन्हीं के बेसिस पे छोटे से छोटे किसान को भी सब सुविधा रेंटर बेसिस पे मिल रहे हैं। भाई आप उसको हम कहते हैं ऊबराइजेशन ऑफ ट्रैक्टर। अब जैसे आप ऊबर टैक्सी कर लेते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है वहीं आ जाती है, तो ऐसे ही ट्रैक्टर का है। अब ऐसी कंपनीज़ इंडिया में बहुत सारी खुल गई हैं कि वो खुद ट्रैक्टर ओन नहीं करती। जैसे आपकी कार रजिस्टर्ड है ऊबर के साथ या ओला के साथ, ऐसे ही ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है, और वो आपको कॉल कर देते हैं कि भाई इस किसान को इस गांव में इतना काम, ये प्लाव करवाना है या बुवाई करवानी है, हैरो करवाना है, उस हिसाब से, और इतने घंटे का काम है। तो जो पास में ट्रैक्टर होगा, जिसके पास वो इक्विपमेंट होगा, वो जाकर उसका काम कर देता है। तो अब आपको अपना ट्रैक्टर रख, हर एक को ज़रूरत नहीं है ना। तो अब हुआ क्या है कि एक चीज़ जो इकोनॉमिस्ट ने स्टडी की, वो ये कहने लगे कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन का इफ़ेक्ट, जो फ़ायदा है, सबको नहीं हुआ। ये तो बात सच है कि सबको तो नहीं होता, किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं होता। एग्रीकल्चर में ही कोई यूनिक चीज़ नहीं है, क्योंकि जिनके पास साधन है, जो आगे बढ़ जाते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। और पीछे वाले ये जो इतना तो है कि उनका कुछ इफ़ेक्ट तो है, लेकिन उनकी प्रोग्रेस उतनी नहीं है जितनी ऊपर वालों के। तो वो ज़रूर है, लेकिन अब जो सिस्टम चला आ रहा है कि जिसमें छोटे किसान को भी साधन दूसरे लोगों से किराए पे लेके कर सकता है, लेकिन खेती अभी भी बहुत रिस्क का मामला है। क्योंकि देखिए अभी भी हमारा कोई 40% एरिया ही इरिगेटेड है, 60% अभी भी रेन फेड है, वो मानसून के या रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ तो रिस्क रहेगा ही, है ना। तो पर अब ऐसा हो रहा है कि अब डेवलपमेंट इतनी अच्छे हो गए टेक्नोलॉजी में कि जब
ये माइक्रो इरिगेशन जो है, जिसमें हमारा पानी लगभग आधा ही इस्तेमाल होता है जितना पहले करते थे, उसी के थ्रू फर्टिलाइज़र और लगा दें तो फर्टिलाइज़र में भी सेविंग्स होती है। तो टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर में बहुत प्रोग्रेस हुई है। अब हमारा जो प्रोडक्शन है, जहाँ तक मेरे को याद है 1951 में हमारा प्रोडक्शन भी 50 मिलियन टन्स था ग्रेन्स का, फूड ग्रेन्स का, और अब जो हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है रफली 275 मिलियन टन्स है। और हम सेल्फ सफिशिएंट के साथ साथ हम तो एक्सपोर्टर हैं, ग्रेन्स के एक्सपोर्ट हैं। हम पिछले कुछ साल तो राइस के नंबर 1 एक्सपोर्टर रहे हैं, नंबर 1 एक्सपोर्टर हम लोग राइस के रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में, मिल्क के हम नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में कई साल से। ये बात सही है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में मिल्क का बहुत बड़ा रोल है तो हमारा रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, हैं? तो लेकिन हम नंबर 1 है, बहुत सारी फसलों में हम नंबर 1 है। हमारा हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन भी अब 300 मिलियन टन से ज़्यादा हो गया है। एनिमल हस्बेंड्री में, मिल्क मैंने जैसे बताया, पोल्ट्री में हमारा बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस है। फिशरीज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि अभी भी 50% आबादी खेती पे डिपेंडेंट है। कोई 47% लेबर फोर्स कहता है, कोई 50% कहता है, तो मैं कहूँगा लगभग आधी आबादी खेती पे डिपेंडेंट है। लेकिन इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो खाली 14 या 15% है। तो आप ये लगाइए कि 50% लोग खाली 14% प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी जो 50% है वो आपका 86% कर रहे हैं। तो 14% के मुकाबले दूसरा सेक्टर जो सर्विस और इंडस्ट्री है वो 86 कर रहा है, तो 6 गुना कर रहा है। तो गरीब तो है ही भाई, उनकी एवरेज इनकम 6 टाइम्स है देन दिस। वेज रेट इतना डिफरेंस नहीं है, वेज रेट हो सकता है 2 गुना और 3 गुना ही हो एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री सेक्टर में, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट सीजनल है और गवर्नमेंट भी मनरेगा के अंडर 100 दिन का ही एम्प्लॉयमेंट देती है, इंडस्ट्री में तो आपका 250 दिन, 260 दिन, कुछ जो भी एम्प्लॉयमेंट है ना, है तो पूरे साल का, और मंथली वो है। तो एग्रीकल्चर में ये जो हमारा 14% कंट्रीब्यूशन 50% पॉपुलेशन से, तो एग्रीकल्चर में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब यूएस में लीजिए, आपकी 1.5% पॉपुलेशन है कुल एग्रीकल्चर सेक्टर में। यूरोप में ज़्यादातर 3 से 5% है। जापान में भी 1-1.5% लोग खेती करते हैं बस। और वहाँ की जो एवरेज इनकम है यूएस के फार्मर की या यूरोपियन फार्मर्स की और जापानीज़ फार्मर की, उनकी एवरेज इनकम दूसरे लोगों की इनकम से कम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारे यहाँ बहुत अंतर है। तो 2 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, या तो हमारे एग्रीकल्चर की जो लेबर फोर्स है इट हैज़ टू मूव टू अदर सेक्टर्स, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में जाए। लेकिन इंडस्ट्री में एक जॉब क्रिएट करने के लिए तो बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इतनी तेज़ी से तो होता नहीं है। सर्विस सेक्टर में भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ सकता। तो अब एग्रीकल्चर को वैसे भी एज ए रिटेंशन सेक्टर माना जाता है। आप सच्चाई पूछें तो ज़्यादातर किसान जो खेती नहीं करना चाहते, किसान पुराने चाहे करना चाहते हैं, उनके बच्चे नहीं करना चाहते। उसका कारण ये है कि हार्ड वर्क है, नेचर के साथ हार्डशिप में काम करना पड़ता है, फिर भी रिटर्न्स बहुत कम है, तो बच्चे खेती नहीं करना चाहते। लेकिन खेती को अट्रैक्टिव करने के लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास दूसरे एवेन्यूज़ अभी इतने नहीं हैं कि इतनी सारी पॉपुलेशन को हम उसमें ला सकें। तो इसलिए अब एम्फेसिस ये किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर को हम हाई टेक करें, उसको अट्रैक्टिव बनाएं। तो यदि आप हाई टेक एग्रीकल्चर लेते हैं, जैसे आपने देखे ग्रीन हाउसेस हैं, प्लास्टिक हाउसेस, ग्लास हाउसेस में यदि आप करें
और उसमें ड्रिप इरिगेशन और वाटर फर्टिलाइजर सब मॉनिटर्स हों, सब सेंसर से सब काम करके, बहुत कैपिटल इंटेंसिव है ना, लेकिन रिटर्न्स भी बहुत हाई हैं। तो अब यही है कि हम तो यही चाहते कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू ग्रो इन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ टू श्रिंक, क्योंकि उसकी इनकम लेवल क्योंकि इक्विलिब्रियम में आना ज़रूरी है ना किसी सिस्टम के लिए। जब तक वेज डिफरेंस और इनकम डिफरेंसेस रहेंगे, मूवमेंट रहेगा पुअर से रिच की तरफ जाने के लिए। लेकिन एक ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इकोनॉमी में, मतलब इन जनरल नेचर में हर चीज़ हाई से लो को मूव करती है। जो आपकी हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलिक्स है, आप तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप जानते हैं कि हर चीज़ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। लेकिन ये इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है कि जिसमें पैसा गरीब से अमीर की तरफ जाता है। यही एक ऐसी चीज़ है कि ये पैसा जो है उल्टा चलता है। तो रिच इज़ गेटिंग रिचर एंड पुअर गेट्स पुअर। तो इसको कंटेन करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए ये है कि हम एग्रीकल्चर में जो हमारा एंगेजमेंट है, जितनी आबादी है, उसको हम जल्दी से जल्दी कम करें या उनको ऐसे साधन दें कि उनकी इनकम थोड़ा और तेज़ी से बढ़े। तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हम तो अब कह रहे हैं कि एवर ग्रीन रिवोल्यूशन हमको चाहिए है। और उसमें अब जो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, अब तो देखिए हम चाहते हैं कि हमारे ड्रोन्स जो हैं फील्ड्स में काम करें, वही जाके हमारी क्रॉप की मॉनिटरिंग करें, कहीं बीमारी लग गई है क्या, तो वो सेंसर्स हम लगाएं, फिर उसी हिसाब से हम उस पर पेलोड दे के दवाई छिड़क देगा। हैं, हमको कुछ भी काम करना हो मॉनिटरिंग का है तो ड्रोन्स करेंगे। हर मशीनरी में हम प्रिसीजन करें, क्योंकि क्यों ज़्यादा सीड लगाएं, क्यों ज़्यादा फर्टिलाइज़र लगाएं, है ना। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर हम करेंगे। तो ये सब चीज़ें अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो हम चाहते हैं कि वही, अब कोशिश तो की जा रही है, लेकिन लिमिटेशन हमारी गवर्नमेंट की अभी भी गरीब देश तो है ही, है ना। और अभी भी मैं ये कहूँगा, मैं किसान का बेटा होने के नाते खेती को पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाया है किसान को। किसान की जो परेशानी है वो दफ्तर में बैठकर नहीं समझ में आ सकती। जो खुद अपने हाथ से करता है और उसको करता है, तब उसके बिना ये समझ में आ नहीं सकती। तो हमारी जो पॉलिसीज़ में ये ज़रूर कमी रही है कि वो समझते हैं कि ये तो बड़े आसानी से पैदा हो जाता है। तो लेकिन इस गवर्नमेंट ने अब आके काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे अब MSP को अब 150% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया है। अब ये किस हद तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा उसके ऊपर सक्सेस डिपेंड करेगी, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है। ये डॉक्टर स्वामीनाथन की कमेटी ने बहुत साल पहले रिकमेंड किया था, एक फार्मर कमीशन बना था, उसके वो चेयरमैन थे, है ना, और उनकी यही रिकमेंडेशन थी। और वो अब जाके पिछले कुछ हफ्ते पहले ही इस गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है। वो हो जाएगा तो उससे किसान को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि उसको एश्योर्ड है कि उसको ये प्राइस मिलेगी और प्रॉफिट के साथ मिलेगी, तो वो इन्वेस्ट करेगा। मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है। हाँ।